नेक्स्ट टॉपिक है हियर से एविडेंस के हवाले से क्या सुनी सुनाई शहादत की अहमियत होती है। हियरिंग एविडेंस इज़ नो एविडेंस इन आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सुनी हुई शहादत की कोई हैसियत नहीं है। प्लीज़ कमेंट व्हाट इज़ मीन बाय हियर से एविडेंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर एडमिटिंग द सेम, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। ये रिकॉर्डिंग्स अगर आप जाते हुए 2 दफ़ा भी सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाना है। बुक सामने रख लें, QSO का छोटा सा बियर एक्ट है, आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी। आर्टिकल 71 यहाँ पे आपने लिखना है कि हियर से एविडेंस की वैसे तो हैसियत नहीं होती लेकिन कुछ केसेस में होती है। आर्टिकल 71 और आर्टिकल 46 यहाँ पे दोनों आपने लिखने हैं। आर्टिकल 46 और आर्टिकल 71, ये 2 आर्टिकल आमतौर पर वो कहेगा कि नहीं होती हैसियत, लेकिन 46 में वो सरकमस्टांसेस दिए हुए हैं जब हियर से एविडेंस इज़ एन एविडेंस, यानी वो काबिल कबूल होती है। अब एक अहम क्वेश्चन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के हवाले से, मोस्टली एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। इसको एक दो दफ़ा आप बियर एक्ट से देख लें। आर्टिकल 72 और से लेकर 76 तक देखने से मुराद है आप इसके सिर्फ आर्टिकल देख लें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 76 तक ये 5 आर्टिकल हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को डील करते हैं। प्राइमरी एविडेंस स्टार्ट यानी किसी चीज़ को साबित अगर आपने अदालत में करना है तो उसके लिए आपको शहादत पेश करनी पड़ती है। वो शहादत डॉक्यूमेंट्री अगर है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स या तो प्राइमरी होती हैं या सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स वो होती हैं जो ओरिजिनल पेश की जाती हैं, और जो सेकेंडरी होती हैं वो कोई कॉपी होती है, अटेस्टेड कॉपी, वो पेश कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ छपी है, संदे हैं, असनाद मुख्तलिफ लोगों की, वो एक ही प्रोसेस से गुज़र के बनी हैं तो वो सारी की सारी ओरिजिनल हैं। इसी तरह यूनिफॉर्म प्रोसेस के ज़रिए या मैकेनिकल प्रोसेस से जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सारी एक जैसी हैं और वो सारी ओरिजिनल हैं। हाँ, अगर उनकी कॉपी की जाती है तो वो फिर उसकी सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। आमतौर पर अदालतें प्राइमरी एविडेंस को मानती हैं लेकिन ख़ास हालात में वो सेकेंडरी एविडेंस को भी कबूल कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे अगर सरकारी कोई रजिस्टर है पटवारी का तो वो रजिस्टर नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ आपसे पटवारी की नकल मांगेंगे। आर्टिकल 72 से लेकर 76 तक। उसके बाद है प्रूफ ऑफ हैंड राइटिंग के हैंड राइटिंग का सबूत कैसे पेश किया जाता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल इस लिहाज से है कि आपको आर्टिकल याद करने हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं। 59 में है, फिर 61 में है, 78 और 84 और 164। ये 5 आर्टिकल हैं जो कि बहुत डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं। पहले 59, फिर 61, फिर 78, फिर 84 और 164। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाए तो आपने ये 5 आर्टिकल वहाँ पे छाप देने हैं बुक में से देखकर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चन में से बाज़ का 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट जो कि सरकारी समझी जाती हैं उन्हें पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो किसी की निजी होती हैं यानी ज़ाती होती हैं उन्हें प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। आर्टिकल 55 से लेकर 89 तक QSO से डील करता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आर्टिकल 85 में, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आर्टिकल 86 में मौजूद है। और फिर बाकी आर्टिकल भी आपने साथ लिखने हैं, यानी 85 से लेकर 89 तक ये 5 आर्टिकल बनते हैं। किसी सॉवरन अथॉरिटी की लेजिस्लेटिव या जुडिशल या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट जब पेश की जाती है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाती है। और ऐसी चीज़ जो कि
कोई दो पार्टीज़ के दरमियान कोई डील है, कोई मॉर्गेज है, कोई लीज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज़, तो वो सारी चीज़ें आती हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट 85 से 89 तक। जुडिशल नोटिस क्या होते हैं? एक्सप्लेन द टर्म जुडिशल नोटिस, एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट कैन टेक जुडिशल नोटिस। वो कौन से हक़ाइक़ होते हैं जिनका अदालती नोटिस ले लेती है, पार्टी को नहीं कहती कि वो साबित करे। मिसाल के तौर पे एक पार्टी कहती है जी 12 तारीख को इतवार था, तो अब अदालत ये ना कहे कि आप 12 तारीख को साबित करें इतवार था, तो ये साबित करने के लिए उनके पास कैलेंडर मौजूद है, वहाँ से देख लें। एक पार्टी कहती है कि QSO का आर्टिकल फ़लाँ ये कहता है, तो अदालत ये ना कहे कि बताएं साबित करें वो आर्टिकल यही कहता है, वो उस बियर एक्ट उठाएं और वहाँ से देख लें। या यूँ भी आ सकता है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्ट विच दो रेलिवेंट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। वो ऐसे हक़ाइक़ जो कि होते तो मुताल्लिक़ हैं लेकिन उन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 111 से लेकर 113 तक ये 3 आर्टिकल बनते हैं जो कि डील करते हैं इसको जुडिशल नोटिस को या ऐसे हक़ाइक़ को जो दूसरी पार्टी मान चुकी होती है। मिसाल के तौर पे जैसे 113 में दिया हुआ है, आर्टिकल 113 में, कि एक पार्टी कुछ चीज़ों को तस्लीम कर जाती है कि जी वाकई मैंने इसकी ये चीज़ चुराई है। अब अदालत आप दूसरी पार्टी को ये नहीं कहेगी कि आप साबित करें इसने चोरी की है। जब वो मान गया तो फिर साबित करने की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्टॉपल का। बाज़ औक़ात इस्टॉपल लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, दूसरे तरीके से भी सवाल आ जाता है। एक्सप्लेन द रूल ऑफ इस्टॉपल एज हैज़ बीन गिवन अंडर QSO 190 1984। शट योर माउथ के नाम से भी आ सकता है। डू यू नो अबाउट द टर्म शट योर माउथ? इसका मतलब ये होता है कि जब एक रीज़नेबल बंदा कोई बात करता है तो फिर कानून कहता है कि अब आप इस बात के ऊपर कायम रहें और इसको अब आप डिनाई ना करें। यानी एक बंदा अपना प्लॉट बेच देता है, फिर कहता है नहीं नहीं मैं तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तो नहीं बेचना था, सस्ता बेच दिया, मैं नहीं बेच रहा, तो अब उसे वो इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता। 3 तरह के इस्टॉपल होते हैं। एक होता है बाय रिकॉर्ड और जजमेंट। जब एक बंदा रिकॉर्ड पेश कर देता है, जजमेंट पेश कर देता है, तो फिर उसके ऊपर स्टॉपर लग जाता है। वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं वो जजमेंट नहीं थी, या वो ये नहीं कह सकता वो रिकॉर्ड नहीं था, वो तो वैसे मैंने झूठा बना के दिया था। अगर उसने झूठा भी बना के दिया था रिकॉर्ड, उसने कोई खाते पेश किए थे जो गलत बना के दिए थे, अब उसके ऊपर शट योर माउथ का असूल लागू हो जाएगा। उसमें जो ख़राबियाँ होंगी, जो अच्छाइयाँ होंगी, अब उसे वो फेस करनी पड़ेंगी। बाय डीड, अगर उसने कोई दस्तावेज़ पेश किया, अब वो मामला सारा दस्तावेज़ पे चलेगा। इसी तरह जब FIR करवाई जाती है किसी के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले वो एक ऐसे बंदे से लिखवानी चाहिए जो कानून को जानने वाला हो, वरना वो FIR आपके सुप्रीम कोर्ट तक वही चलेगी। क्योंकि FIR ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन होती हैं जो आप पुट करते हैं, तो एप्लीकेशन अगर इतनी रीज़नेबल नहीं होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो केस सारी ज़िंदगी कमज़ोर ही चलेगा। बाय मैटर इन बायस, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट पेश की है या कुछ भी इस तरह का है, कोई एक्ट है, वो उस एक्ट का या उस बयान का पाबंद रहेगा। आर्टिकल 111 से लेकर आर्टिकल 114 इसे डील करता है। 114 आर्टिकल 114 114। बर्डन ऑफ प्रूफ, डज द बर्डन ऑफ प्रूफ एवर शिफ्ट टू द एक्यूज? क्या ये सिर्फ मुल्ज़िम के ऊपर ही रहता है? इफ़ सो, बर्डन ऑफ प्रूफ कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो आपने आर्टिकल 117 से लेकर 129 तक लिख देना है। यानी ये 14 आर्टिकल्स बनते हैं। आर्टिकल 117 से लेकर 129 तक ये पूरा आपने लिख देना है। बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ का वर्ड आपने जहाँ भी देखना है तो ये आपने लिख देना है।
लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के हवाले से है, ये 5 नंबर का आ जाता है। आर्टिकल 128 है इसमें, ये आपने एज इट इज़ लिख देना है, ये एक प्रूफ होता है बच्चे की लेजिटिमेसी के हवाले से। फिर मोड्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन है, क्रॉस के ये कैसे कैसे एक गवाह को एग्ज़ामिन किया जाता है। जो पार्टी बुलाती है वो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ करती है, फिर दूसरी पार्टी क्रॉस एग्ज़ामिन करती है, फिर जिस पार्टी ने बुलाया होता है वो दोबारा उसको एग्ज़ामिन करे तो वो री एग्ज़ामिनेशन कहलाती है। इसको डील करता है आर्टिकल 132 133 QSO का। ये आपने ऐसे लिख देना है।